ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् होतारं रत्नधातमम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। तो आज हमने फिर ऋग्वेद शतक का प्रथम मंत्र लिया है यहाँ से। तो ऋग्वेद में भी ये प्रथम मंत्र है और ये शतक में भी हमने इसको प्रथम मंत्र रखा है। तो परमपिता परमेश्वर जो ज्ञान रूप हैं, व्यापक हैं, सबके अग्रणी नेता हैं, ऐसे पूज्य परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ। ईडे जो कैसा है, तो कहा वो पुरोहितम, वह सबके सामने स्थित, उत्पत्ति से भी पूर्व परमाणु आदि जगत का धारण करने वाला है, सबका हित चाहक है। यज्ञ से देवम, और यज्ञ आदि उत्तम कर्मों का प्रकाशक भी है। ऋत्विजम, वसंत आदि सब ऋतुओं को बनाने वाला उत्पादक भी है, और समस्त ऋतुओं में पूजनीय भी वह है। होतारम, सब सुखों का दाता भी वह है, और प्रलय काल में सब पदार्थों का ग्रहण करने वाला भी वह है। रत्न धातमम, सूर्य चंद्रमा आदि रमणीय पदार्थों का धारक, और सुंदर मोती हीरा स्वर्ण रजत आदि पदार्थों का भी अपने भक्तों को देने वाला है। तो ऐसे परमेश्वर की मैं स्तुति कर रहा हूँ। विश्व विधाता के चरणों में नमन स्तुति करता हूँ। ज्ञानवान अग्रणी प्रणेता पूज्य प्रभु को वरता हूँ। पूर्व पुरोहित ऋत्विज होता, यज्ञादि कर्मों का प्रकाशक, सूर्य चंद्रमा हीरा पन्ना रत्न आदि धातुओं का धारक, ऐसे करता धरता भरता प्रभु की महिमा गाते हैं। विमल स्तुति प्रार्थना उपासना कर प्रभु आशीष पाते हैं, कर प्रभु आशीष पाते हैं। जो परमेश्वर हम सबको आगे आगे ले जाने वाला है, अपनी ओर ले जाने वाला है, समस्त संसार के सुख को तो देने वाला ही है, अपना भी सुख वो प्रदान करने वाला है। ऐसे परमपिता परमेश्वर की हम सभी भक्तजन स्तुति कर रहे हैं, जिसने नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ हम सभी के लिए दिए हैं, हम ही सभी के सुख के लिए दिए हैं। जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, ये सब हमारे सुख के लिए ही परमेश्वर ने बनाए हैं, और स्वयं अपना भी वो सुख हमको प्रदान करना चाहता है। तो उसको पाने के लिए हमको ब्राह्मण वर्ण का प्रतिनिधित्व तो करना पड़ेगा ना, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी तो होना पड़ेगा ना, उसको जानना समझना तो पड़ेगा ना, स्वयं को भी जानना समझना पड़ेगा, प्रकृति को भी जिससे ये संसार बना है उसको भी जानना समझना पड़ेगा। तो उसके लिए स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा, निरीक्षण परीक्षण स्वयं का भी करना पड़ेगा, बाह्यक का भी करना पड़ेगा, और एक स्वाध्याय के साथ साथ एक प्रवचन भी अपने जीवन में लाना पड़ेगा, प्रवचन का भी आचमन करना पड़ेगा। अर्थात जो कुछ हम बोलें वो सब हमारे जीवन में भी धारण हो। तो कल एक बात चल रही थी ऐसे ही, तो वहां पर कहा गया था कि कुशल वक्ता कैसे बने। तो आइए चलिए आज मैं ये विषय लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि इस मंत्र की व्याख्या मैं कई बार आपके मंच पर कर चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपको कुछ नई बातें बताऊं। तो मैं चाहती हूँ, आप स्वाध्याय तो नित्य प्रति करते ही हैं, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आप में से मुझे ऐसा लगता है दो चार लोग ऐसे भी हैं जो प्रवचन भी करते होंगे या कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रवचन जो सभी को अच्छा लगे, अब सभी का मतलब औसतन अधिकतम लोगों को अच्छा लगे,
क्योंकि पूरे जितने भी लोग बैठे होते हैं, कभी वो पूरे लोग ज़रूरी नहीं होता कि सभी के सभी लोग किसी प्रवचन को पसंद करें। हाँ, पर अधिकतर लोग करें, उससे हमारी सफलता हो जाती है प्रवचन की। तो एक कुशल वक्ता, प्रवक्ता के क्या लक्षण हों? आज मैं चलिए थोड़ा-सा इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। परमपिता परमेश्वर जो स्वयं ज्ञानी है, जो कुशल वक्ता है, जिसने हमारे लिए वेद रूपी ग्रंथों को, काव्यों को उपदेश किया है, बोला है। किसको किसके लिए बोला है? 4 ऋषियों के हृदय के भीतर बोला है। 4 ऋषियों को उस उन वेद मंत्रों को साक्षात कराया, प्रत्यक्ष कराया है, उनको लिखवाया है उनके हृदय में। ऐसे उस कुशल वक्ता जो कि परमपिता परमेश्वर है, अगर हम चाहते हैं कि हम भी कुशल वक्ता बन जाएँ, तो हम भी उसकी समीपता को धारण करने वाले बने। उसकी वेद ज्ञान की समीपता के को धारण करने वाले बने। तो आइए कुछ बातें मोटी-मोटी जैसे वेद मंत्र, यहीं से प्रारंभ करती हूँ। तो जब भी हम प्रवचन प्रारंभ करें, तो परमात्मा की वाणी से प्रारंभ करें। अगर आपको कोई और वेद मंत्र नहीं आता, तो आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र तो मुझे लगता है यहाँ पर सभी को आता है। तो गायत्री मंत्र से आप प्रवचन को प्रारंभ करें। ठीक? और दूसरा, जब गायत्री मंत्र से प्रारंभ करें, तो उससे पहले गायत्री मंत्र की शुद्धि बहुत ज़रूरी है, मीन्स शुद्ध उच्चारण। तीसरी बात, स्पष्ट उच्चारण। चौथी बात, गायत्री मंत्र के भीतर आए हुए मन के जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, ह्रस्व दीर्घ का पूरा-पूरा उसमें ध्यान हो। छोटा अक्षर कौन-सा, बड़ा अक्षर कौन-सा, कहाँ आ, कहाँ ई, कहाँ उ, इस प्रकार से उसमें ध्यान देना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, धीमहि बोल देते हैं, धीमहि। जी, एक मैंने एक छोटा-सा उदाहरण दिया है आपको, तो इसको ठीक हो कई लोग भूर्भुवः स्वः कह देते हैं। तो भुवः, कहाँ उ लगना, कहाँ ई लगनी, कहाँ आ लगना, इन सब चीज़ों का ध्यान करके वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करके प्रवचन को प्रारंभ करे। दूसरी बात, जो उसकी व्याख्या हो, उसमें मंत्रों का भी प्रयोग हो सकता है, अन्य मंत्रों का, श्लोकों का भी हो सकता है, कोई सूत्रादि भी बोले जा सकते हैं, कोई उदाहरण भी कहे जा सकते हैं, कोई किसी चीज़ का दृष्टांत भी दिया जा सकता है और कोई छोटी-छोटी या कोई बड़ी जितना समय हो, उतनी बड़ी कहानी भी उसमें डाली जा सकती है। अच्छा हो, कोई संक्षिप्त दृष्टांत हो, अच्छा कोई उदाहरण हो, जो बिल्कुल सटीक बैठता हो, इस प्रकार का उसको प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात, जो बोलने की शैली है, भाषा शैली जिसको कहा जाता है, वो एकदम सरल हो, सजग हो, हृदय को छूने वाली हो और दूसरी बात सबकी समझ में आने वाली भी हो। कई बार देखा जाता है वक्ता बोलता रहता है, पब्लिक की कुछ पकड़ में नहीं आती। या तो वो इतनी अधिक कठिन भाषा का प्रयोग करता है या कई कई बार इतने रूढ़ शब्दों का प्रयोग करता है कि वो लोग सामने वाले समझ नहीं पाते या फिर किसी अन्य भाषा का प्रयोग कर देता है, जो वहाँ के लोग समझते नहीं हैं। तो भाषा शैली, बोलने का ढंग इस तरह से हो कि लोगों को वो बात समझ में आवे। तीसरी बात, विषयानुरूप प्रवचन हो। जो विषय आपको मिला है, उसी के अनुरूप प्रवचन होना चाहिए। है ना? विषय से हट करके नहीं। जैसे विषय मिला आपको कि आप बोलें कि सुखी परिवार कैसे हों और आप सुखी परिवार के को तो छोड़ दिया आपने और कुछ और ही आप वहाँ पर विषय उठा बैठे या संतान अच्छी कैसे हो या कुछ और अच्छा कैसे हो, बस एक ही विषय पे उस पर टिके रहे। जब बाकी के विषय बोले जाएँगे, लेकिन जो विषय मिला है, उसी विषय पर केंद्रित रहें। भूमिका भी वही होगी, तो उपसंहार भी वही होगा। तीसरी बात और बताती हूँ, बीच में कोई हँसी-ठट्ठा ना हो, फालतू में कई लोग हँसते रहते हैं, गंभीरता भी हो। एक और बात, समय सीमा में भी प्रवचन हो। कई बार लंबा इतना लोग खींच ले जाते हैं, तो पब्लिक बैठी-बैठी वहाँ पर जो श्रोतागण होते हैं, वे परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो समय सीमा में प्रवचन हो। समय मिला 30 मिनट का, तो 30 मिनट में हो। हाँ, 2-4 मिनट आगे-पीछे हो सकते हैं और उसके लिए एक शब्द है शब्दकोश में हमारे में हिंदी के शब्दकोश में क्षम्यता कि मैंने अधिक समय ले लिया या अतिक्रमण कर लिया। तो इस प्रकार से समय सीमा का पूरा ध्यान रहे। तो जो कुशल प्रवक्ता होता है,
उसके भीतर ये गुण आने बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी बातें, जैसे श्रोता का ध्यान भी आकर्षित करने वाला हो। अब कोई व्यक्ति प्रवचन बोल रहा है, वक्ता तो वहाँ पर मंच पे बैठ के, अब श्रोता का ध्यान उधर-उधर जा रहा है, तो उनको भी अपनी ओर खींचने वाला हो, उनके नामों की भी पकड़ हो, उनके नाम बोल कर के भी उनको अपनी ओर लगाने वाला हो। ये भी बहुत ज़रूरी है कुशल प्रवचन के लिए। और श्रोता सो ना पाए, आपके प्रवचन को इतने ध्यानमग्न होकर के सुने कि उसे नींद ना आए। क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक सोता होते हैं। श्रोता तो वे होते हैं जो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, श्रोता वे होते हैं जो सुन रहे हैं और साथ ही साथ निकाल भी रहे हैं। और सोता वे होते हैं प्रवचन में बोले, आज तो हम प्रवचन में इसीलिए जाएँगे, अब तो हम इसीलिए जाएँगे कि वहाँ सोने अच्छा मिल जाता है, घर में काम के चलते कोई सोने नहीं देता। कई लोग इसीलिए भी प्रवचन सुनने आ जाते हैं। तो वहाँ सुनते तो है नहीं, वो सो जाते हैं। और कई लोग सुनते हैं तो उनको कुछ पकड़ नहीं आ रहा है, क्योंकि ध्यान कहीं और लगा होता है, तो वो सरौता की तरह, जैसे सरौता में क्या करते हैं, आम को काटते हैं, गुठली अलग हो जाती है, छिलका अलग होता है ना? ठीक इसी प्रकार से वे लोग क्या करते हैं, जो कुछ सुनाई दे रहा है उनको, कान में तो जा रहा है उनके में, लेकिन उनका ध्यान उस तरफ नहीं है। तो इस प्रकार से हम श्रोता बने, ना सोता बने, ना श्रोता बने, ना सरोता बने, श्रोता बने। ठीक है? तो इस प्रकार का प्रवचन भी, इसका भी ध्यान रखे वक्ता कि अपने जो श्रोतागण हैं उनको बाँधने वाला हो। और एक और बात, विषय नया हो और रुचिकर हो तो लोग बहुत ही अच्छे ढंग से फिर श्रोता श्रोता बन कर के सुनते हैं। अगर किसी को नई बातें सुनने को मिलेंगी और रुचिकर भी हों, नई बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो रुचिकर नहीं होती, है ना? और उनके मतलब की नहीं होती, हितकर नहीं होती, तो इसका भी बहुत ध्यान रखे जो कुशल प्रवक्ता बने वो। आज बहुत बन रहे हैं वक्ता-प्रवक्ता, लिख रहे हैं नामों के आगे, लेकिन कितनी बातें उनमें से जा रही हैं ये। तो उसी तरीके से फिर वो आ जाते हैं पब्लिक की निगाह में भी। और कहा जाता है कि श्रोता की आयु, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये आपके लिए। श्रोता की आयु, जो सामने सुनने वाले लोग हैं उनकी उम्र भी देख कर के प्रवचन किया जाए। उनका बौद्धिक स्तर भी देख कर के प्रवचन किया जाए और स्थान का भी ध्यान रख कर के प्रवचन किया जाए। आप किस स्थान पर बोल रहे हो? किन लोगों को सुना रहे हो, उनकी आयु क्या है, उनका बौद्धिक स्तर क्या है, उस तरीके की भाषा शैली, उस तरह की सरलता, उस तरह की चीजें, उस तरह के कहानी उदाहरण देकर के उस बात को बताया जाए। और आगे चलते हैं, विषय समसामयिक हो, समय के अनुसार विषय हो, समसामयिक ना, समय के अनुसार विषय हो। जैसे होली है, होली का उत्सव है तो होली का प्रवचन किया जाए। अब होली पे आप दिवाली की बात करोगे तो क्या पब्लिक हँसेगी आपके ऊपर और उसका कोई महत्व नहीं होगा। क्योंकि लोग तो सुनना चाह रहे हैं, विषय तो मिला आपको होली का, होली पे सुनना चाहते हैं कि होली कैसे मनाएँ, होली होती क्या है? और आप दिवाली कैसे मनाओ की बातें करने लग गए। तो बहुत सी जगह पे ऐसा होता है, मैंने एक बहन को देखा, एक शादी में गई और गीत गाया ही वो किसका? जो वैराग्य के, बोध के होते हैं। गाना चाहिए उसको किसका? वैवाहिक गीत गाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये समसामयिक नहीं होती ये बात। ये फिर ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से जो कुशल प्रवक्ता वक्ता बनना चाहे, तो वो इन बातों का ध्यान रखे। और आगे और भी मेरे को ध्यान में आ रही हैं, आवाज़ को भी व्यवस्थित करके रखे। आवाज़ में लय ताल तो हो, सुर में ऊँचा-नीचा तो हो, आरोह-अवरोह तो हों, लेकिन आवाज़ इस तरह की हो कि वो कर्णप्रिय लगे, इतनी व्यवस्थित हो। माइक से मुँह की दूरी का ध्यान रखें, वहाँ भी तालमेल बिठाने की आवश्यकता होती है। कई बार माइक सिस्टम की वजह से भी व्यक्ति की आवाज़ कट जाती है, वो तो चलो माइक की गलती है। लेकिन कई बार वक्ता भी उस बात का ध्यान नहीं दे पाता कि मेरी आवाज़ किस तरीके की लोगों को तक पहुँच रही है, तो इसका भी ध्यान रहे। एक और महत्वपूर्ण बात है, विषय का गहन अध्यतन और अध्ययन हो। अब ये मिले-जुले शब्द हैं, अध्यतन और अध्ययन। विषय का गहन अध्यतन अर्थात लेटेस्ट विषय हो। जैसे लेटेस्ट न्यूज़ होती है ना, तो उसमें रुचि लगती है लोगों की, पढ़ने में इच्छा जागृत होती है, समझना चाहता है लोग व्यक्ति। इसी प्रकार से श्रोता को भी लेटेस्ट विषय दो आप। जैसे अभी इन दिनों चल रहा जिहाद का किस्सा चल रहा है, ऐसे-ऐसे विषय लेके आए वो। आवश्यकता है लोगों की समझने की इसको। इससे हम सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं चीज़ों में, है ना? जहाँ-जहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, उन गलत कामों को रोक सकते हैं। और अध्ययन भी वक्ता का पूरा होना चाहिए।
विषय के जो विषय उसको मिला है उसकी पूरी मास्टरी उसके पास हो। इतना चिंतन उसका होना चाहिए। ऐसा उनका ऐसा उसका उत्तम बौद्धिक स्तर होना चाहिए जिससे वो उस चीज़ को पकड़ सके और ठीक प्रकार से उसको बयाँ कर सके, व्यक्त कर सके। और आगे बताती हूँ, जो मेरा मानना है, एक कुशल वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बहुत ज़रूरी है। मंच पर 4 विद्वान बैठे, 3 आपसे पहले बोल रहे हैं। आप उन तीनों को सुनिए ध्यानपूर्वक, फिर उसके बाद अपना विषय उठाइए अगर आपको नंबर चौथा है आपका तो। अगर आपका नंबर दूसरा है तो पहले वाले को अच्छे से सुनिए। अगर आपका नंबर तीसरा है 4 विद्वानों में से तो 2 को पहले अच्छे से सुनिए, उसके बाद अपने विषय को उठाइए। तब आप अपनी बात को और अच्छे ढंग से रख पाओगे। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें मैंने आपकी समक्ष रखी। तो मेरा ऐसा मानना है इनमें से अगर हम जैसे मान लीजिए 10-12 बातें ये होंगी, इनमें से अगर हम 1-2 को छोड़कर भी अगर छूट जाती है कोई बात नहीं क्योंकि हर प्रवचन में ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बार आपको दृष्टांत, कहानी, उदाहरण, श्लोक, सूत्र आ ही जाएँगे। बहुत सारे ऐसे प्रवचन भी होते हैं, शंका समाधान टाइप के भी प्रवचन होते हैं, उनमें ज़रूरी नहीं होता ये, उनमें फिर सीधी-सीधी बात को समझाया जाता है। क्या, क्यों, कैसे पर अधिक फ़ोकस किया जाता है। तो वो वहाँ देखना पड़ता है। तो इसीलिए कुशल वक्ता-प्रवक्ता बनने के लिए, वक्त्री-प्रवक्त्री बनने के लिए बेहद बेहद आवश्यकता अर्थात बहुत महती आवश्यकता है कि इन बातों का ध्यान रखा जाए। तो एक बहुत अच्छा प्रवचन जाएगा, जो प्रवचन सभी के लिए रुचिकर होगा, हितकर होगा, सुधार का होगा, है ना? लोगों को जीवन बनाने का होगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात मुझसे कल किसी ने कही थी, तो मेरे ध्यान में आई तो मैंने आज आपके समक्ष रख दी। तो इस प्रकार से भी क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम भी बोलें। उनके पास नॉलेज होती है, नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, लेकिन बोलने से कहीं न कहीं एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता, तो वो डर जाते हैं। और दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका अगर होता है, बहुत सी जगह बोलते ही हैं वो, लेकिन वो कहते हैं जी हमको ये पता नहीं चल पाता कि क्या बात रखें और किस तरह से बात को रखें। तो मेरा ऐसा मानना है, ये जो बातें आज की हैं वे सभी के लिए ही, जो कुशल वक्ता हैं उन वो तो जानते ही हैं, बट फिर भी अगर वो एक बार इस वीडियो को सुनेंगे, तो उनको भी हो सकता है इसमें से कोई एक आध बात नई भी पकड़ में आ जाए। ये तो चिंतन है मेरा, इसीलिए मैं आपके समक्ष रख रही हूँ इसको। तो आप सभी का अभी यहीं धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। शेयर करें वीडियो को, लाइक कमेंट करें और हम चाहते हैं कि हमारा देश पुनः इसी तरीके से समृद्ध हो, चारों ओर से हरियाली हो, गुरुजन भी खूब हों, है ना? क्योंकि मार्गदर्शक मंडल अगर कम हो जाएगा ना, तो लोगों का सुधार कौन करेगा? लोगों को जगाएगा कौन? जागृति का काम कौन करेगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि ब्राह्मण वर्ग भी हमारा बने, तैयार हो, जिससे हम लोगों को सीख मिले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।